अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2। पार्ट 1 को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो पार्ट 1 देखें ताकि वो पार्ट 2 को सही तरीके से समझ सकें। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड, और पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया था और एंग्लो सैक्सन पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड। सबसे पहले हम इसका इंट्रो करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड बेसिकली बिगिंस फ्रॉम 1066 एंड एंड्स इन 1500। इस पीरियड को मिडिल इंग्लिश पीरियड भी बोला जाता है, और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पे नॉर्मन्स आए, एंग्लो सेक्सन्स को जो है इन्होंने ख़त्म किया, वहाँ से निकाल दिया, और किस तरह से इन्होंने अपने ट्रेडिशंस और अपने कल्चर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। द इरा दिस इरा लास्टेड अंटिल द डे 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी तक ये इरा चला है, और इसने बहुत सारे सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो डेवलप किए इंग्लैंड में। और यहाँ पर जो कल्चर था, जो ट्रेडिशंस थे, वो ब्लेंड थे नॉर्मन्स और एंग्लो सेक्सन्स का, जिसने मिडीवियल इंग्लैंड को जो है शेप किया। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मन कन्क्वेस्ट। नॉर्मन कन्क्वेस्ट मींस कि किस तरह से वहाँ पर जो है नॉर्मन्स आए, नॉर्मन्स ने किस तरह से वहाँ पर कब्जा किया और जो है एंग्लो सेक्सन्स को हराया। उसके लिए इन्होंने जो की थी वो थी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये 1066 में की गई थी, विलियम द कनकरर ने की थी। ये किस तरह से की गई, सबसे पहले मैं आपके साथ ये सारा डिस्कस करूँगी, इसका बैकग्राउंड और ये हर चीज़। 1066 में विलियम द कनक्वेरर, जो कि किंग था नॉर्मैंडी का, उसने क्या किया, उसने सोचा कि वो इंग्लैंड पे अटैक करेगा अपने सोल्जर्स के साथ। कितने सोल्जर्स थे? 7000 सोल्जर्स। इसको आपने याद रखना है, 7000। मेरी राइटिंग को इग्नोर करें क्योंकि यहाँ से लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 7000 सोल्जर्स के साथ वो आए वहाँ पर, और उसने वहाँ पर अटैक करने का सोचा। और वो क्या था? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और कौन लोग थे वो थे वाइकिंग्स। ये जिनका यहाँ पर नीचे नाम लिखा गया है, ये लुटेरों का एक ट्राइब था जो कि इंग्लैंड आए थे सिर्फ अटैक करने के लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट इंग्लैंड नहीं आए थे, इससे पहले भी इन्होंने फ्रांस पे हमला किया था नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, और ये लोग उस टाइम पे एक्सपर्ट्स थे लड़ने में, फाइटिंग में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जब वहाँ पर आके हमला किया तो जो किंग था फ्रांस का, एम्परर चार्ल्स ने बजाय कि वो इनसे लड़ता या इनसे बहस करता, उसने इन्हें रहने के लिए जगह दे दी। उसने इनको नॉर्मैंडी का जो पार्ट था ना, वो इनको दे दिया रहने के लिए, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी बहस के। और इन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। वहाँ पे रहते हुए, अब ये लोग थे नॉर्मैंडी में रहते थे और इसलिए इनको नॉर्मन्स बोला जाता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रांस के कल्चर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फ्रांस की लेडीज़ से इन्होंने शादियाँ कर ली, और इन्होंने अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन और रिलीजन को छोड़कर इन जो है एंग्लो सेक्सन्स में ने जो फ्रांस में जो ट्रेडिशंस, कल्चर्स बनाए थे, इन्होंने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली, लेकिन एक चीज़ थी जो इन्होंने नहीं छोड़ी। वो क्या थी? वो थी फाइटिंग। इन्होंने लड़ाई झगड़ा ये चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ी। और ठीक है, अब हमने इनकी ये तो बात कर ली कि किस तरह से ये लोग आए और इनकी यहाँ भी ये इन्होंने सब कुछ यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। दिस इवेंट लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मन रूल इन इंग्लैंड एंड सिग्निफिकेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से ये लोग इन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट की थी नॉर्मन रूल की, और इस तरह से जो है ये ज़मीन थी, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। The conquest drastically altered the social hierarchy, placing Normans in power over the Anglo-Saxons. इस conquest से जो Anglo-Saxons थे उन्हें जो है हरा दिया गया था, और उनकी जगह ये पावर में आ गए थे। कौन आ गए थे? नॉर्मन्स। ये पावर में आए, और जो विलियम था उसने इंग्लैंड की सोसाइटी का मैप ही चेंज कर दिया था, क्योंकि उसने ओल्ड इंग्लिश को बिल्कुल ख़त्म कर दिया।
अब हम इनकी बात करेंगे फ्यूडल सिस्टम की। एंग्लो नॉर्मन जब वहाँ पर आए तो उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। फ्यूडल सिस्टम क्या था कि जो किंग्स थे या जो अपर क्लास थी वो लोअर क्लास से काम करवाते थे। काम सारा लोअर क्लास करती थी, लेकिन जो बेनिफिट था वो अपर क्लास को ज़्यादा होता था उसका। ठीक है। द फ्यूडल सिस्टम वॉज फेमली established during the Anglo-Norman period as a means of governance. Land was granted to nobles in exchange for military service, creating a structured hierarchy. This system impacted the lives of peasants who worked the land and had limited rights. अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम था उसने जो पीसेंट्स थे, वहाँ के रहने वाले आम लोग थे, लोअर क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास लोग थे, उनकी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया। किस तरह के वो सारा दिन या वो अपनी पूरी मेहनत से ज़मीनों पर लैंड पे काम करते थे, लेकिन उनसे ज़्यादा राइट्स उन लोगों को था जो अपर क्लास थे। ठीक है। और उन्हें बहुत लिमिटेड से राइट्स दिए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसके अंदर जो है ओल्ड नॉर्मन, जो ओल्ड फ्रेंच भी कहा जाता है, इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो रूलिंग क्लास थी नॉर्मन की वो फ्रेंच बोलती थी, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो अभी ओल्ड इंग्लिश ही बोल रहे थे। वो क्यों ओल्ड इंग्लिश बोल रहे थे? क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे अभी वो लोग यूज टू नहीं थे इस लैंग्वेज के, ना वो इस लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे, इसलिए उन्होंने अभी यही लैंग्वेज जो है वो बोल रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली उन्होंने भी चेंज करना शुरू कर दिया इस चीज़ को। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बायलिंगुअल सोसाइटी की। वहाँ पे बायलिंगुअल सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई। लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स ऑफन यूज नॉर्मन फ्रेंच, और एवरीडे कम्युनिकेशन थी वो ओल्ड इंग्लिश में ही की जाती थी। वो बायलिंगुअल हो चुकी थी कि दो लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता था। जो उनके लीगल वर्क्स थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो सारे नॉर्मन फ्रेंच में लिखे जा रहे थे, लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश कॉमन यूज़ के लिए जो थी वो ओल्ड इंग्लिश ही बोली जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल भी आई। बहुत सारे लोगों को जो है लॉज, ऑर्डर्स, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में मसला आता था, क्योंकि वो ओल्ड इंग्लिश के जो यूज टू थे। उसके बाद हम इसके जॉनराज की बात करेंगे। इसके की जॉनराज में एपिक पोइट्री, रोमांसेस, रिलीजियस टेक्स्ट एंड क्रॉनिकल्स थे। अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी दे दूँगी, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। क्रॉनिकल्स के बारे में बता देते हैं। सच एज डॉज बाय ऑड्रिक विटलास एंड विलियम्स ऑफ मैन्सबरी, डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसके अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स को जो है रिपीट किया जाता है, इतिहास कह सकते हैं आप इसको। और नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर एंड कैसल्स। उस दौर, वो दौर जो है वो पीरियड अपने आर्किटेक्चर के स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा रीनाउंड था। वहाँ पे नॉर्मन कैसल्स और चर्चेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में बनाए जाते थे। कैसल है ये जो यहाँ पे शो किया गया है, टावर ऑफ लंदन, ये बिल्ड किया गया था फॉर डिफेंस एंड अ सिंबल ऑफ पावर। ये वो उनको जो है वो आर्किटेक्चर और अपने कैसल्स के ज़रिए जो है ना सिम्बलाइज करते थे बहुत सी चीज़ों को। अब हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ चर्च। चर्च ने बहुत ही क्यूरिशियल रोल प्ले किया है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, इन्फ्लुएंसिंग बोथ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। पॉलिटिक्स को भी इसने जो है इन्फ्लुएंस किया और सोसाइटी को भी। मोनेस्ट्रीज जो थी वो सेंटर बन चुकी थी लर्निंग का और कल्चर का, ठीक है, और प्रिजर्व कर लिया था नॉलेज। मैन्यूस्क्रिप्ट के ज़रिए उन्होंने बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी हिस्ट्री को प्रिजर्व कर लिया था। और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मन एपिस्कोपेसी strengthened the church's influence in England. Decline of Anglo-Norman England. The influence of the Anglo-Norman culture began to wane in the late 12th century. Late 12th century में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, और यहाँ से इनका जो कल्चर था उसे डिक्लाइन करना, एंग्लो नॉर्मन के इन्फ्लुएंस को डिक्लाइन करना शुरू कर दिया गया था। बाय द एंड ऑफ द पीरियड द इंग्लिश लैंग्वेज बिगन टू रीअसर्ट इटसेल्फ इन द लिटरेचर एंड गवर्नेंस। लेजेसी ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड ने क्या इम्पैक्ट्स किए और कब तक इसके इम्पैक्ट्स रहे? द एंग्लो नॉर्मन पीरियड लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश कल्चर, लॉ एंड लैंग्वेज। इसने बहुत लास्टिंग इफेक्ट जो है ना इम्पैक्ट किया। बहुत देर तक जो है इसके अंदर लाए गए चेंजेस थे वो चले हैं आगे इंग्लिश में। इसने बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जो ब्लेंड था नॉर्मन्स और एंग्लो सैक्सन एलिमेंट्स का, उसने मेडिवल इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया।
and the development during this era laid the groundwork for the future evolution of English. इस इरा में लिए गए जो स्टेप्स थे उन्होंने ग्राउंड वर्क किया था कि फ्यूचर एवोल्यूशन जो हुई इंग्लिश में, बहुत सारी एवोल्यूशंस की गई। इसके अंदर जो है न्यू वोकैबुलरी, न्यू प्रोनाउंसिएशन को जो है लाया गया था और बहुत सारी चीज़ों को मॉडर्नाइज किया गया था। फील फ्री टू मॉडिफाई और एक्सपेंड अपॉन एनी ऑफ दीज पॉइंट एज नीडेड। एंड नाउ यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आई आप लोग कमेंट सेशन में पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।